तो इन सब की शुरुआत होती है बहुत साल पहले, जब इस दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट गोल्ड रॉजर को फांसी दी जा रही होती है। और मरने से थोड़ा पहले भीड़ में से कोई उससे पूछता है, ओए पायरेट किंग, तेरा खजाना कहाँ है, कहाँ छुपाया है तूने? गोल्ड रॉजर हंसते हुए कहता है, मेरा खजाना, जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब कुछ वो कहीं छोड़ दिया है, अगर हिम्मत है तो जाके ढूंढ लो। और ये खजाना होता है वन पीस, जो भी इसे ढूंढेगा वो बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स। और बस इसी के बाद पूरी दुनिया बदल जाती है। रॉजर के खजाने के बारे में सुन के हजारों पायरेट्स ग्रैंड लाइन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ गोल्ड रॉजर ने अपना खजाना छुपाया होता है। प्रेजेंट टाइम में आए तो ईस्ट ब्लू के एक कोने में समुद्र के बीचों बीच एक लग्जरी शिप सफर कर रही होती है, और शिप के दो लोग समुद्र को देख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक बैरल पर पड़ती है। अबे वो देख, मुझे लगता है इसमें हीरे मोती होंगे। अबे चल, मुझे लगता है इसमें दारू होगी। और दोनों ही उस बैरल को शिप में खींच लेते हैं। और इसी लग्जरी शिप में एक ऑरेंज बालों वाली लड़की भी होती है। एक आदमी उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। अरे आ जाओ मैडम, तुम्हारे लिए माइकल जैक्सन बन जाऊंगा मैं। लेकिन अचानक पायरेट्स का अटैक हो जाता है। हम पर पायरेट्स ने हमला कर दिया है। लग्जरी शिप पे पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। ये पायरेट शिप होती है एक मोटी, घमंडी और खुद का समुद्र की सबसे खूबसूरत औरत कहने वाली पायरेट लेडी अलविदा की। उसके साथ एक डरपोक गुलाबी बालों वाला लड़का कोबी भी होता है। और अलविदा उससे कहती है, कोबी, इन्हें बताओ समुद्र की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? और डर के मारे कोबी बोलता है, आप लेडी अलविदा। और सभी पायरेट्स लग्जरी शिप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कोबी थोड़ा सा डर रहा होता है। तो लेडी अलविदा कोबी को जोर से लात मारकर शिप पर फेंक देती हैं। और इस पूरे अफरा तफरी का फायदा उठाकर ऑरेंज बालों वाली लड़की चुपके से अलविदा के पायरेट शिप पर चढ़ जाती है। एक पायरेट उसे देख लेता है, अरे ओ फुलझड़ी, कहाँ चली? लेकिन वो उसके मेन पार्ट में लात मार देती है और शिप के अंदर घुस जाती है। यहीं पर कोबी उस बैरल को देखता है जो उन दो लोगों ने समुद्र से उठाया था। और कोबी सोचता है शायद इस बैरल के अंदर शराब होंगी। और मनी मन सोचता है, अगर ये शराब मैंने लेडी अलविदा को दे दी तो शायद वो मुझ पर मेहरबान हो जाए। इसी सोच के साथ कोबी बैरल को लेडी अलविदा के पास ले जाता है। लेकिन रास्ते में अलविदा के 3 पायरेट्स उसके सामने आ जाते हैं। ए डबल बैटरी, इसे कहाँ लेके जा रहा है? ला चल हमें दे। उनमें से एक पायरेट कहता है, इसे मैं अपने अंदाज में खोलूंगा। वो पंच मारने ही वाला होता है, बैरल टूट जाता है। वो लड़का उठते ही उस पायरेट को मुक्का मार देता है और बोलता है, बहुत अच्छी नींद आई, पर अब भूख लग रही है। ये स्ट्रॉ हैट वाला लड़का होता है मंकी डी लूफी। अरे ये भाई साहब ऐसे क्यों लेटे हैं? तूने हमारे बॉस को कैसे मारा? लेकिन लूफी उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है और कोबी से पूछता है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पायरेट्स गुस्सा हो जाते हैं और तलवारों से लूफी पर अटैक करने लग जाते हैं। और लूफी एक ही सेकंड के अंदर उन सब की तलवारें तोड़ देता है। और डर के मारे वो अपने साथी पायरेट्स को घसीटते हुए लेडी अलविदा के पास चले जाते हैं। लूफी और कोबी खाने की तलाश में बेसमेंट में चले जाते हैं। कोबी उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं लूफी हूँ और मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। ये सुनकर कोबी शॉक हो जाता है। तुम जानते भी हो किंग ऑफ द पायरेट का मतलब क्या होता है? जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वन पीस को ढूंढेगा वही कहलाएगा किंग ऑफ द पायरेट। और लूफी कोबी के सर पर टपली मारकर कहता है, तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं मंकी डी लूफी बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट, चाहे सपने के लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। लूफी की बातों से इंस्पायर होकर कोबी बोलता है, मेरा एक सपना है, एक दिन मैं ऑनरेबल नेवी ऑफिसर बनूं और अलविदा जैसी बुरी पायरेट को पकड़ूं। तभी अलविदा वहां आ जाती है और कोबी की बातें सुन लेती है। अच्छा डबल बैटरी, तू मुझे पकड़ेगा और तुम दोनों क्या साथ में काम करते हो? अलविदा लूफी को देखकर कहती है, तुम मुझे पायरेट हंटर जोरो तो नहीं लगता, फिर कौन है तू? लूफी अलविदा को देख के कहता है, अबे ये कौन है बदसूरत मोटी? ये सुन के सारे पायरेट्स शॉक हो जाते हैं और लूफी कोबी को लेके बाहर निकलता है और रास्ते में कई पायरेट्स को मार देता है। और बहुत सारे पायरेट्स मिलके लूफी पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी लूफी एक पोल पकड़ के अपना हाथ बहुत दूर तक खींचता है, बिल्कुल रबर बैंड जैसे, और चिल्लाता है, गम गम रॉकेट। और सारे पायरेट्स हवा में उड़ जाते हैं। ये देख के अलविदा उससे कहती है, तूने डेविल फ्रूट खाया है, तू स्किल्ड भी है क्या? तू एक पायरेट हंटर है? नहीं, मैं एक पायरेट हूँ। अकेले? हाँ अभी तो एक ही हूँ, लेकिन फ्यूचर में पूरे 10 मेंबर्स का क्रू बनाऊंगा। फिर तो हम दुश्मन हुए। और ये सब देखकर कोबी काफी डर रहा होता है, लेकिन वो पहली बार सच बोलता है, तुम एक बुरी पायरेट हो, बदसूरत, मोटी, घमंडी औरत। मैं नेवी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ ताकि तुम जैसी बुरी पायरेट को पकड़ सकूं। और सबके सामने अलविदा की बेइज्जती हो जाती है। लूफी जोर जोर से हंसने लगता है और अलविदा को एक जोर का मुक्का उसके पेट में मारता है और वो सीधा 7 समुंदर पार जाके गिरती है। तभी पास में नेवी आ जाती है और डर के मारे बचे हुए लोग लूफी को एक छोटी बोट दे देते हैं। इसी दौरान वो ऑरेंज बालों वाली लड़की भी अलविदा के शिप से सामान चुराकर अपनी छोटी बोट में निकल रही होती है, लेकिन लूफी उसे देख लेता है। खुले आसमान के नीचे लूफी और कोबी अपनी बोट में बातचीत कर रहे होते हैं। कोबी उससे कहता है, लूफी सर,
तुम वन पीस के लिए ग्रैंड लाइन जा रहे हो? तुम जानते हो ना उस जगह को पायरेट्स का कब्रिस्तान कहते हैं। लूफी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम किसी पायरेट हंटर की बात कर रहे थे, वो कौन है? वो नेवी बेस में अरेस्टेड है और उसका नाम रोरोनोआ ज़ोरो है। लूफी कहता है मैं उसे अपने क्रू में रखना चाहता हूँ, चलो नेवी बेस चलते हैं। अभी ये मरवाएगा मुझे। अब लूफी और कोबी दोनों नेवी बेस सिटी पहुंच चुके होते हैं और जैसे ही लूफी शहर में एंटर करता है वो जोर जोर से चिल्लाता है, जोरो, ओए जोरो, मैं कहाँ है तू यही है ना? और फिर क्या था, बस इतना सुनते ही शहर के लोग फ्रीज हो जाते हैं, सबके चेहरे पर डर छा जाता है। कोबी बोलता है हाँ ज़ोरो यही है, पर उसे कैप्टन मॉर्गन ने कैद कर रखा है। और कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनते ही लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ज़ोरो से तो डर समझ में आता है, पर ये लोग कैप्टन मॉर्गन के नाम पे क्यों कांप रहे हैं? लूफी इधर से जोरो को ढूंढता है और तब उसकी नजर पड़ती है एक जगह पर। एक आदमी खुले आसमान के नीचे बंधा हुआ, हाथ बंधे हुए और चेहरा बिल्कुल निडर, और ये है पायरेट हंटर रोरोनोआ ज़ोरो। और ज़ोरो लूफी को देखकर कहता है निकल लो यहाँ से बेवकूफो। और तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की सीढ़ी लगाकर ऊपर आ जाती है जिसका नाम होता है रिका। उसके हाथ में 2 राइस बॉल्स होती हैं। वो सोचती है कि ज़ोरो भूखा होगा और राइस बॉल्स ज़ोरो के पास ले आती है। ज़ोरो थोड़ा उससे गुस्से में बोलता है तो यहाँ क्यों आई, मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी। और तभी वहाँ कुछ नेवी के ऑफिसर्स आ जाते हैं और उनके साथ एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद आ जाती है। ये हेलमेप्पो है। हेलमेप्पो वहाँ आकर रिका की राइस बॉल्स को खाता है और बोलता है बहुत मीठा है, बेकार, छी, बेकार खाना, और जानबूझकर उन्हें जमीन पर फेंक देता है। और ये राइस बॉल्स रिका ने पहली बार खुद बनाई होती हैं। वो रिका को धमकाता है जो भी ज़ोरो की मदद करेगा उसे मार दिया जाएगा, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? लूफी कोबी से पूछता है इसका बाप? कोबी धीरे से लूफी को बताता है अरे लूफी, ये कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। एक नेवी ऑफिसर रिका को दीवार से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी लूफी अपने लचीले शरीर से हवा में ही रिका को कैच कर लेता है और फिर नेवी वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूफी ज़ोरो के पास आता है, गिरे हुए राइस बॉल्स को उठाता है। चावल में मिट्टी लगी होती है पर फिर भी ज़ोरो उन्हें चुपचाप खा लेता है। लूफी ये सब देखता है और जाके रिका को बताता है उसने तुम्हारा सारा खाना खा लिया और बोला बहुत टेस्टी है। लूफी, कोबी और रिका बातचीत कर रहे होते हैं और लूफी सोचता है क्या ये बंदा सच में बुरा है? रिका बोलती है नहीं, ये सब हेलमेप्पो की गलती है। हेलमेप्पो एक दिन हमारे रेस्टोरेंट में आया अपने कुत्ते के साथ और सबको परेशान कर रहा था, तो ज़ोरो भैया ने गुस्से में हेलमेप्पो को घुसा मार दिया। तू जानता है मेरा बाप कौन है? अब मैं इन दोनों माँ बेटी को मरवा दूंगा, तू बस रुक। लेकिन तुझे एक डील देता हूँ, अगर तू अरेस्ट हो जाएगा तो रिका और उसकी माँ को माफ कर दिया जाएगा। और एक शर्त रखता हूँ तेरे लिए, अगर तू 1 महीना बिना खाना खाए जिंदा रह गया तो तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। प्रेजेंट टाइम में आए तो लूफी और उसके दोस्त उसी रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ वो ऑरेंज बालों वाली लड़की भी होती है। हेलमेप्पो वहाँ वापस आता है और बोलता है मुझे फ्री का खाना चाहिए अभी। और लूफी उसे पहचान लेता है और सीधा एक पंच मार देता है। हेलमेप्पो गुस्से मुझसे कहता है मैं अपने बाप से तुझे मरवा के ही रहूंगा। और ज़ोरो की फ्री होने में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और बंधा हुआ ज़ोरो अपने पास्ट को याद करता है और खुद से कहता है मैं अभी नहीं मर सकता। लूफी वापस ज़ोरो के पास आता है और बोलता है ओए ज़ोरो, मेरे क्रू में आजा। ज़ोरो मना करता है और कहता है पायरेट्स बेकार होते हैं। लूफी उससे बोलता है हाँ वैसे भी तू दुनिया की नजर में ऑलरेडी खराब है, तो इससे बढ़िया आजा मेरे क्रू में। और ज़ोरो उससे कहता है अगर तू मेरी तलवारें ला सकता है तो शायद बात बने। और ये तलवारें हेलमेप्पो ने कहीं छुपाई हैं। लूफी कहता है मैं लाऊंगा और फिर तू मेरे क्रू में आएगा। उसी वक्त कैप्टन मॉर्गन अपना स्टैचू बनवा रहा होता है। लूफी ये देख के अचानक गम गम रॉकेट का यूज करता है और स्टैचू के साथ बंधी रोप खींच के स्टैचू ही तोड़ देता है। लूफी हेलमेप्पो को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। मॉर्गन गुस्से में पूरी नेवी को ऑर्डर देता है उस पायरेट को पकड़ लो, बच के न जाना पाए। और पूरी नेवी लूफी का पीछा करती है। लूफी हेलमेप्पो से पूछता है कि बता ज़ोरो की तलवारें कहाँ हैं? अबे जब तू मुझे घसीटना बंद करेगा तभी तो बताऊंगा। ओके चल अब बता। ज़ोरो की तलवारें पीछे वाले कमरे में हैं। लेकिन तभी वहाँ पीछे कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन लूफी हेलमेप्पो को बकरा बनाकर कमरे में घुस जाता है। कमरे में 3 तलवारें पड़ी होती हैं। लूफी सोचता है कौन सी वाली होगी इसकी, चलो एक काम करते तीनों ही ले जाते हैं। उधर को भी ज़ोरो को फ्री करने की कोशिश करता है पर ज़ोरो उसे रोक देता है। अरे मेरे सिर्फ 10 दिन बचे हैं फ्री होने में। हेलमेप्पो गद्दार है, ये लोग तुझे कल मारने वाले हैं। लेकिन तभी कैप्टन मॉर्गन अपने ऑफिसर्स के साथ वहां आ जाता है और ज़ोरो पर फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। गोलियां चलती हैं और अचानक लूफी बीच में आ जाता है और सारी बुलेट्स उसके रबर जैसे शरीर में टकराकर वापस उड़ जाती हैं। और ज़ोरो आंखें फाड़ के देखता है और कहता है अबे तू कौन है भाई? मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। अबे पागल हो गया तू, दिमाग खराब हो गया तेरा? ज़ोरो उसे देखकर कहता है यहाँ बंधे रहने से अच्छा है मैं तेरे क्रू में आ जाऊंगा। हुर्रे!
ये हुई ना मर्दों वाली बात। और जोरो क्रू में आ गया, जोरो क्रू में आ गया, जोरो क्रू में आ गया। अबे चुप हो जा लूफी, पीछे देख। ये सब देख के कैप्टन मॉर्गन समझ जाता है कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है। और डेविल फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिन्हें खाने के बाद इंसान को स्पेशल पावर्स मिलती हैं। किसी को आग की पावर, किसी को सुनामी लाने की पावर। लूफी ने भी वो डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से इसकी बॉडी रबर जैसी हो गई है। और डेविल फ्रूट्स के सारे राज ग्रैंड लाइन में छुपे हुए हैं। लूफी जोरो की बंधी हुई रस्सी खोलने लगता है पर वो खुलती ही नहीं। अबे क्या कर रहा है लूफी, जल्दी कर। तभी वहाँ नेवी के ऑफिसर्स उन पर हमला कर देते हैं। मुझे बस मेरी तलवारें दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और फिर जोरो अपनी तलवारों से नेवी ऑफिसर्स का अटैक रोक देता है। वो लूफी से कहता है, मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन करूंगा, लेकिन मेरा एक सपना है, इस दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। किंग ऑफ द पायरेट को एक महान तलवारबाज चाहिए था। लूफी और जोरो मिलकर सब नेवी वालों को हरा देते हैं और अब बचा होता है कैप्टन मॉर्गन। और अब लूफी वर्सेस मॉर्गन की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच हेलमेप्पो कोबी को हॉस्टेज बना लेता है और लूफी को धमकाता है, पीछे हट जाओ वरना मैं इसे मार डालूंगा। कोबी, जो कि अब लूफी से इंस्पायर हो चुका है, जोर से बोलता है, लूफी तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अबे लगता है इसका दिमाग सटिया गया है, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई। और लूफी हेलमेप्पो को एक घूसा मार के उड़ा देता है और जोरो पीछे जाके मॉर्गन को मार देता है। जो नेवी ऑफिसर्स अब तक मॉर्गन के डर में जी रहे थे वो सब आजाद हो जाते हैं और पहली बार खुशी महसूस करते हैं। जोरो ने कई दिन से कुछ नहीं खाया था तो वो थक कर गिर जाता है और बोलता है, भाई बहुत भूख लगी है यार। उधर ऑरेंज बालों वाली लड़की मॉर्गन के ऑफिस के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। उसे एक स्पेशल तिजोरी दिखती है जहाँ ग्रैंड लाइन का मैप होना चाहिए था, लेकिन मैप की जगह एक लेटर होता है जिस पर लिखा होता है, मैं मैप ले गया हूँ, आपका प्यारा बगी। लूफी, जोरो और बाकी सब रिका के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। अब आप कहाँ जाओगे? लूफी कहता है, ग्रैंड लाइन। और कोबी ग्रैंड लाइन का मतलब समझाता है, हमारी दुनिया में 2 ओशियंस है, इन दोनों को सेपरेट करता है रेड लाइन, और रेड लाइन को जो परपेंडिकुलर काट कर जाती है उसे कहते हैं ग्रैंड लाइन। गोल्ड रॉजर ने वन पीस ग्रैंड लाइन के एंड में कहीं छुपाया था। इस जगह को पायरेट्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत भयानक लड़ाई होती है। जाने का वक्त आ जाता है। लूफी कोबी से पूछता है, तो पहले अलविदा पायरेट्स के साथ था, क्या नेवी वाले तुझे एक्सेप्ट करेंगे? तभी बचे हुए नेवी ऑफिसर्स वहाँ आते हैं और बोलते हैं, तुम पायरेट्स हो, क्या ये बात सच है? लेकिन तुम लोगों ने हमारी मदद की है, इसीलिए हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, बस तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। लूफी और जोरो जाने लगते हैं। वो नेवी ऑफिसर्स उनसे पूछता है, क्या ये भी तुम्हारे साथ है? और लूफी कोबी को उकसाता है, उसके साथ फाइट करने लगता है ताकि उन लोगों को लगे कि कोबी इनके क्रू का नहीं है। और खूब हाथापाई करने के बाद कैप्टन उन्हें बोलता है, बस बहुत हुआ, बच्चे को परेशान करना बंद करो। और ये सब लूफी ने कोबी के लिए किया होता है। कोबी हिम्मत करके नेवी कैप्टन से कहता है, मैं नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ और इसके लिए चाहे मुझे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ही क्यों न धोने पड़े। हाँ ठीक है, कपड़े धोने के काम तो आएगा, चलो। और वो नेवी में ज्वाइन हो जाता है। जोरो और लूफी अपनी नाव के लिए रवाना होते हैं और सभी गुड बाय कहते हैं, रिका, शहर के लोग, नेवी ऑफिसर्स। और तभी वो ऑरेंज बालों वाली लड़की ग्रैंड लाइन के मैप के लिए बगी के पास निकल रही होती है और लूफी और जोरो भी अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। जोरो उससे आधे रास्ते में पूछता है, तो किंग ऑफ द पायरेट बनने के लिए इतना बेचैन क्यों है? मैंने एक खास इंसान से वादा किया था कि मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। ये स्ट्रॉ हेड देख रहे हो, ये उसी वादे की एक निशानी है। बगी के 3 पायरेट्स कुछ खजाना लेके अपने कैप्टन बगी के पास जा रहे होते हैं। क्या ये एक लड़की है? देखो तो जरा, कहीं मर तो नहीं गई? पानी प्लीज मुझे पानी दे दो, चाहो तो बदले में मेरा सारा खजाना ले लो। पानी। अरे हाँ, हम तुझे पानी भी दे देंगे, पहले एक बार देख तो ले तेरे पास क्या क्या माल टोटा है। अबे जल्दी खोल, क्या कर रहा है? मैं भी तो देखूं इसमें क्या क्या कीमती सामान है। रुक जा, खोल तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र रख। बॉस बगी देखेंगे हमारे पास इतना खजाना है तो वो कितना खुश हो जाएंगे। लेकिन ये संदूक पूरा खाली होता है और वो लड़की इनकी बोट चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। अरे क्या हुआ बेवकूफो, नहीं मिला खजाना? खजाने के साथ साथ मेरी बोट भी रख लो। और हाँ, मौसम बिगड़ने वाला है, ध्यान रखना कहीं डूब न जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। बाय, लव यू। अबे रुक, कहाँ भाग रही है? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जोरो और लूफी समुद्र के बीच में होते हैं और दोनों ही भूख के मारे बेहाल होते हैं। अबे यार लूफी, जमीन कब आएगी? दूर दूर तक बस पानी ही पानी है। लूफी तुझे पायरेट किंग बनना, लेकिन तुझे अभी तक ये नहीं पता कि बोट कैसे चलाते हैं। क्या खाक पायरेट किंग बनेगा तू? अबे जोरो, इसमें कौन सा टायर लगे हैं? हवाएं जहाँ ले जाती हैं वहाँ मैं चला जाता हूँ। ही सिंपल। वैसे लूफी, मेरा पायरेट हंटर बनने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस किसी की तलाश में समुद्र में निकला था और फिर रास्ता भटक गया और अब पेट भरने के लिए पायरेट हंटर हूँ।
ओ अच्छा, तो तुम भी मेरी तरफ भटके हुए हो। मेरा दिमाग खराब मत कर लूफी। और जोरो जोर से बोट पर लात मारता है और लूफी की हेड हवा में उड़ जाती है। शैंक्स। और यहाँ से हम देखते हैं शैंक्स का फ्लैशबैक। छोटा सा लूफी और शैंक्स एक बार में बैठे होते हैं। लूफी उससे कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना शैंक्स। लेकिन सभी लोग उसके बच्चे होने का मजाक बनाते हैं। लूफी अभी तुम एक बच्चे हो। लेकिन तभी कुछ लुटेरे बार में आ जाते हैं। ओ अच्छा, तो ये है यहाँ के मशहूर पायरेट। ए लड़की, मुझे 10 बैरल शराब चाहिए, अभी के अभी। बार वाली लड़की माकिनो उनसे कहती है, माफ कीजिएगा, सारी दारू खत्म हो चुकी है। तो ये पायरेट्स क्या जलजीरा पी रहे हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन जो आखिरी शराब बची थी वो हमने इन्हें पिला दी। शैंक्स अपनी लास्ट बोतल उसे ऑफर करता है। अरे ये लो, ये पी लो। अबे हट, तू जानता है मेरे ऊपर 8 मिलियन की बाउंटी है और तू मुझे एक शराब की बोतल दे रहा है। और वो उसकी बोतल तोड़ देता है। शैंक्स चुपचाप फ्लोर साफ करने लगता है। बस यही औकात है तुम जैसे छोटे पायरेट्स की। और वो लुटेरे वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिलेंगे बेवकूफो। और लुटेरों के जाने के बाद सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। पर लूफी गुस्से में उन सभी से कहता है, तुम सब हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी इतनी बेइज्जती करके गया। अगर तुम एक असली पायरेट होते तो उससे जरूर लड़ते। कोई बात नहीं लूफी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गुस्से से आग बबूला लूफी बगल में रखी एक डेविल फ्रूट को खा लेता है। हे भगवान, ये लड़का। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या लूफी? ये तूने क्या खा दिया? तू जानता भी है ये क्या है? ये गम गम फ्रूट है और तू कभी तैर नहीं पाएगा। अरे निकाल इसको बाहर, अभी की अभी बाहर निकाल। पर लूफी का शरीर रबड़ जैसे स्ट्रेच होने लगता है। सीन चेंज होता है जहाँ माकिनो मेयर को बुला लाती है और वो बताती है कि वही लुटेरे वापस आए थे और इस बार लूफी उनसे भिड़ गया। तुम होते कौन हो शैंक्स के बारे में ये सब बोलने वाले? हाँ, वो कोई डरपोक पायरेट नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी उससे माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तो ये ले। मेयर उससे कहता है, उसे माफ कर दो, वो बस एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा? इसकी जुबान से तो नहीं लगता। चलो मरने के लिए तैयार हो जा। तभी शैंक्स और उसका क्रू वहाँ पहुँच जाता है। अरे अब बस भी करो, वो बस एक बच्चा है। ए वहीं रुक जा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुझे गोली मार दूंगा। बेटा नीचे रख दे इसे, बंदूक कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है। और इतने में ही शैंक्स का आदमी उसे गोली मार देता है। शैंक्स उससे कहता है, तू चाहे मेरा खाना फेंक दे, चाहे मेरी शराब फेंक दे, यहाँ तक कि तू मेरे ऊपर थूक भी दे, मैं सब कुछ भुला सकता हूँ। लेकिन कभी अगर मेरे दोस्तों को छुआ तो इसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। सुना, हमें हिसाब चुकाना पड़ेगा। मार डालो इन्हें। लेकिन शैंक्स का अकेला आदमी कुछ ही सेकंड्स में सबको मार गिराता है और अब सिर्फ लुटेरों का कैप्टन वहाँ बचा होता है और वो उनकी आंखों में धूल झोंककर लूफी को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। ओए काले नाग, छोड़ मुझे। छोड़ दूं तो ये ले। बचाओ बचाओ। तभी एक सी मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और वो इस लुटेरे को खा जाता है और अब वो मॉन्स्टर लूफी के ऊपर भी हमला करता है पर शैंक्स वहाँ आकर लूफी को बचा लेता है। लेकिन इसके बदले में शैंक्स अपना बायां हाथ खो देता है। शैंक्स अब इस टाउन से जाने वाला होता है और जाने से पहले लूफी बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, एक दिन मैं भी अपना क्रू बनाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह शैंक्स, और तुम देखना एक दिन मैं जरूर पायरेट किंग बनूंगा। ओ अच्छा, ऐसी बात है तो ये लो मेरी हैट, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखना। मुझे यकीन है लूफी, तुम एक दिन जरूर अच्छे पायरेट बनोगे और उस दिन ये हैट मुझे वापस लौटाओगे। हे लूफी, हैट को जोर से पकड़ो वरना फिर उड़ जाएगी। लूफी, बहुत भूख लग रही है यार। अरे जोरो वो देख। अबे कहीं तू इसे पकड़ने की तो नहीं सोच रहा? बिल्कुल सही कहा। और गम गम रॉकेट का यूज करके चिड़िया को पकड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन गलती से उसकी चोंच में अटक जाता है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। अबे ये कहाँ फंस गया मैं? आसमान में कूदा और चोंच में अटका। लूफी तू एक नंबर का बेवकूफ ही रहेगा, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। और जोरो उसका पीछा करता है लेकिन बगी के 3 पायरेट्स जोरो से मदद मांगते हैं। बचाओ बचाओ, हम डूब रहे हैं। चढ़ सकते हो तो चढ़ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और बोट पर चढ़ते ही वो तीनों अपने असली रंग में आ जाते हैं। तूने हमें बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम तीनों बगी द क्लाउन के पायरेट्स हैं। बीजीएमआई वाली बगी क्या? और अब ये बोट हमारी हुई। तुम्हारी तो? अरे जोरो मेरे पापा, मैं माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि तुम वो वाले पायरेट हंटर जोरो हो। आप आराम से बैठिए मालिक, नाव हम चलाएंगे। और जोरो उनसे पूछता है, वैसे ये बगी है कौन? आप बगी द क्लाउन को नहीं जानते? वो एक बहुत खतरनाक पायरेट है जिसने डेविल फ्रूट खाया है। उधर ऑरेंज बालों वाली लड़की के पीछे भी कुछ बगी के पायरेट्स पड़े होते हैं क्योंकि वो बगी से ग्रैंड लाइन का मैप चुराकर भाग रही होती है। लड़की को जल्दी पकड़ो वरना कैप्टन हमें मार देंगे। कैप्टन बगी लूफी का हवा में देखकर तोप चलाने का ऑर्डर दे देता है जिससे लूफी सीधा ऑरेंज हेयर वाली लड़की के पास आ गिरता है। अरे बॉस आप आ गए? हैं? तू है कौन? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। चलो अब तुम इनसे निपटो। और वहाँ से भाग जाती है।
तीन पायरेट्स तुरंत लूफी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लूफी अकेले ही तीनों को संभाल लेता है। और ये लड़की सब कुछ ऊपर छत से देख रही होती है। वो कहती है, तुम तो काफी स्ट्रांग हो, तुम फिर आ गई। मेरे पीछे पायरेट छोड़ने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं आया। वैसे तुम हो कौन? मैं नामी हूँ, मैं एक बहुत बड़ी चोर हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? बिल्कुल नहीं। अरे बहुत भूख लगी है यार, कोई कुछ खिला दो। तो नामी उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। उधर कैप्टन बगी अपने पायरेट्स पर गुस्सा निकाल रहा होता है। बेवकूफो, तुम्हारी वजह से वो लड़की ग्रैंडलैंड का मैप चुरा कर भाग गई। अब तुम मेरे सामने तभी आना जब तुम वो मैप वापस ले आओ। ओके ओके बॉस। बगी के डर से सारे टाउन के लोग यहाँ से भाग गए और मेरा एक ही मकसद है, मुझे किसी भी हाल में 100 मिलियन बेरीज इकट्ठा करनी है, जो कि इस ग्रैंडलैंड के मैप से पूरी होगी। मैप? मतलब तुम एक नेविगेटर हो? हाँ, और मुझसे बेटर नेविगेटर तुम्हें इस पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगी। अरे बन जा तू मेरी कंपास, तेन वन पीस दिला दूंगा। लूफी उसे अपने क्रू में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, पर वो मना कर देती है और कहती है, मुझे पायरेट से सख्त नफरत है। कुछ लोग अभी भी नामी के पीछे पड़े हुए हैं। जल्दी लड़की को ढूंढो। अरे कहाँ गई वो लड़की? हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। और नामी एक प्लान बनाती है, मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। और वो लूफी को बांधकर कैप्टन बगी के पास ले जाती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शहर के सबसे बड़े पायरेट से मिलने के लिए। कैप्टन बगी, ये रहा असली चोर और ये रहा आपका मैप। मैंने अपने लीडर का साथ छोड़ दिया है, तो क्या मैं आपके क्रू में ज्वाइन हो सकती हूँ? चलो नामी की क्रू ज्वाइन करने की खुशी में दावत रखी जाए। पायरेट्स कितने बेवकूफ होते हैं, और सबसे बड़ा क्लाउन तो यही है, कैप्टन बगी। और बगी लूफी को एक केज में बंद कर देता है। क्या हुआ लड़की? ये पार्टी तुम्हारे लिए ही तो रखी है, कुछ खाओ, शर्माओ मत, अब तुम हमारी टीम में हो। हाँ खाऊंगी, पर जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही ग्रैंडलैंड का मैप और तेरा सारा खजाना लेकर यहाँ से 9-2-11 भी हो जाऊंगी। सभी लोग मजे से पार्टी कर रहे होते हैं और लूफी केज में बंधा भूखा प्यासा होता है। अबे कमीनो, कुछ तो दे दो मुझे खाने के लिए, अपना तो गले तक ठूस के खा रहे हैं और मुझे खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं। और फिर बगी टाउन में एक बगी बॉम्ब फेंकता है और नदी किनारे खड़ा जोरो ये धमाका देख लेता है। बगी कहता है, देखा, मैं अपनी कैनेंस और डेविल फ्रूट की पावर से एक दिन ग्रैंडलैंड पर कब्जा जरूर करूंगा। क्यों नामी, सही कहा ना? जी बिल्कुल। अबे दिन में सपने देखना बंद कर, ग्रैंडलैंड पे सिर्फ एक आदमी राज करेगा और वो हूँ मैं, मंकी डी लूफी। सुनो नामी, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। अपने नए कैप्टन के प्रति वफादारी दिखाने के लिए तुम अपने पुराने कैप्टन पर बगी बॉम्ब चला दो। लेकिन नामी सोचती है कि अगर मैं नहीं चलाऊंगी तो मारी जाऊंगी, और अगर मार दिया तो इन लीचेड पायरेट्स में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। एक पायरेट नामी से माचिस छीनकर आग लगाने लगता है, पर नामी उसे रोकने के लिए उसे स्टिक से मार गिराती है, पर तब तक आग लग चुकी होती है। तुम तो एक गद्दार निकली, मार दो इसे। नामी बॉम्ब पर लगी हुई आग अपने हाथों से बुझाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से 3 पायरेट्स उस पर हमला कर देते हैं। नामी पीछे देख। लेकिन तभी एंट्री होती है जोरो की और वो नामी को बचा लेता है। मोहतरमा, क्या तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं आई? अबे जोरो भाई, मुझसे भी पूछ ले, सिर्फ लड़की पर ही मुसीबत आई है क्या? भाईचारा ऑन टॉप आज तूने खत्म कर दिया। सभी पायरेट्स जोरो का नाम सुनकर कांपने लगते हैं। अबे ये वही है क्या, पायरेट हंटर जोरो? अच्छा, तो तू है वो जोरो नाम का पंछी, यहाँ मुझे मारने आया है? नहीं, अब मैंने तुम जैसे 2 कौड़िए पायरेट्स को मारना छोड़ दिया है, यहाँ मैं सिर्फ अपने दोस्त को बचाने आया हूँ। तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं। जोरो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन उसने चॉप चॉप नाम का डेविल फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से वो अपने कटे हुए हाथ से जोरो की पीठ में चाकू घोंप देता है। जोरो को कुछ समझ ही नहीं आता कि असल में ये हुआ क्या, और बगी अपना कटा हुआ शरीर वापस जोड़ लेता है। पीछे से वार करता है, डरपोक, कायर, गंदी नाली के कीड़े, तेरी नाक बिल्कुल बंदर के पिछवाड़े जैसी है। क्या कहा? मेरी नाक बंदर के पिछवाड़े जैसी है? तो ये ले। और बगी गुस्से में लूफी पर चाकू फेंक देता है, लेकिन लूफी अपने मुंह से उसे तोड़ देता है। लूफी जोरो से बोलता है, जोरो भाग यहाँ से। जोरो समझ जाता है कि क्या करना है। जोरो सीधा बगी बॉम्ब के पास चला जाता है और तोप को बगी और उसके पायरेट्स की तरफ कर देता है। सुनो लड़की, जला दो इसे। नामी, तू पागल हो गई है क्या? ऐसा मत कर, तुझे अपने नए कैप्टन की कसम, मैं टुकड़ों में बिखर कर नहीं रहना चाहता। यही मौका है, जला दो। और नामी बगी बॉम्ब जला देती है। बॉम्ब फटने के बाद जोरो लूफी का केज उठाकर उसे वहाँ से ले जाता है। बहुत सही टाइम पर आए हो मोजी। कैप्टन, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो जोरो का सर धड़ से अलग कर दूं।
जोरो का इतना खून बह जाता है कि उसके शरीर में अब थोड़ी भी जान नहीं बचती और वो कमजोरी से नीचे गिर जाता है। जोरो तुम ठीक तो हो ना? वैसे ये कुत्ता देख रहे हो? देखो तो जरा कहीं ये मोम का तो नहीं। लेकिन कुत्ता उसका मुंह काट लेता है। अबे छोड़ दे मुझे कुत्ते के बच्चे। अरे बचाओ। लूफी तू जानवरों से दूर ही रहा कर, पहले वो पंछी अब ये कुत्ता। नामी उस केज की चाबी लूफी के सामने फेंक देती है, लेकिन वो कुत्ता उस चाबी को निगल जाता है। अबे कुत्ते तुझे कभी कुछ खाने को नहीं मिला क्या जो तू ये चाबी खा गया? मैं निकाल इसको अभी के अभी, मुझे पिंजरे से बाहर निकालना है। और तभी वहाँ उस शहर का मेयर आ जाता है। वो जोरो की चोट देखकर उसे कहता है कि हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन जोरो मना करता है और कहता है कि कुछ देर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इसका नाम शूशू है कि सारा दिन बस यहीं बैठा रहता है क्या? मेयर उन्हें बताता है कि ये इस पेट फूड शॉप की रखवाली करता है। ये दुकान इसने और इसके मालिक ने बड़े ही शौक से सजाई थी, लेकिन जब से इसके मालिक की डेथ हुई तब से ये रोज इसी दुकान के सामने बैठा रहता है। लेकिन तभी वहाँ बगी का एक मेंबर बीस्ट टेमर मोजी आ जाता है। अरे भागो यहाँ से, ये तो 20 टेमर मोजी है। ओए कैदी, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए बता दे कि रोरोनोआ जोरो कहाँ है। नहीं बताऊंगा, जा क्या कर लेगा? और मोजी गुस्से में उसका पिंजरा तोड़ देता है। ये हुई ना बात, अब मैं आजाद हूँ। और लूफी दूर कहीं छटक जाता है। इसे मारना तो चींटी जितना आसान था, मर गया साला। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं बगियर्स के पायरेट्स का मजा चखाऊंगा। तुम जिंदा हो? तुम बच कैसे गए? सुना है वो मोजी जोरो को ढूंढ रहा है। रुको मैं आता उसकी बैंड बजा के। तुझे लगता है कि तू हमसे इस दुकान को बचा लेगा? और वो दुकान पर हमला करने लगता है। इसे बचाने के लिए शूशू अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। ये सब देखकर शूशू को अपने मालिक की याद आने लगती है। मोजी उसकी पूरी दुकान जला देता है और वहाँ से चला जाता है। पास खड़ा लूफी ये सब देख रहा होता है। मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया है। मुझे मारना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। लूफी मोजी के शेर रिची को गम गम हैमर का यूज करके हरा देता है। तो क्या चीज है? मतलब तूने भी एक डेविल फ्रूट खाया है कैप्टन बगी की तरह? अरे फिर तो तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगकर क्या मिलेगा? इससे अब शूशू का खजाना वापस थोड़ी आएगा। और फिर लूफी मोजी को भी मार गिराता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और लूफी बचा हुआ पेट फूड शूशू को दे देता है और नामी ये देखकर काफी खुश हो जाती है। बस बहुत हो गया, मैं पिछले 40 साल से इस टाउन का मेयर हूँ। ये शहर पूरा हमने बसाया और बगी ने इस टाउन पर कब्जा करके इसे तबाह कर दिया। मैं उसे अब ये और नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी अचानक एक बगी बॉम्ब मेयर के घर पर जा गिरता है, जहाँ जोरो आराम कर रहा होता है। नहीं, वहाँ जोरो आराम कर रहा था। जोरो तो ठीक तो है ना? ये भी कोई तरीका है सोते हुए इंसान को जगाने का? शुक्र है जोरो की तो ठीक है, वरना मेरी तो जान हलक पे आ गई थी। मैं उस बगी को आज सबक सिखा के रहूंगा। और नामी उसे रोकती है। कहाँ जा रहा है बुड्ढे इस उम्र में लड़ने? वाह, बुड्ढे का जोश तो कमाल का है। और मेयर बगी के पास लड़ने चला जाता है। ओए बगी, बाहर निकल, मैं इस टाउन का मेयर हूँ। मैं तुझे ये शहर और बर्बाद नहीं करने दूंगा। देखूं तो जरा हमसे लड़ने कौन आया है? एक 90 साल का बुड्ढा। तेरा मरने का टाइम नहीं हुआ तो मैं ही तुझे मार दूं आज। तभी लूफी वहाँ आ जाता है और बगी का कटा हुआ हाथ पकड़ लेता है। तुम लोग यहाँ क्यों आए? बगी को मैं ही मारूंगा। लेकिन लूफी उसके सर पर टपली मारकर उसे बेहोश कर देता है। लूफी ने बिल्कुल सही किया। अगर मेरे बगी से लड़ता तो अपने बचे हुए 20 दिन भी ठीक से नहीं जी पाता। ओए बंदर के पिछवाड़े जैसी शकल के। और बगी गुस्से में आकर उस पर एक बगी बॉम्ब छोड़ देता है, लेकिन वो अपने गम गम बैलून का यूज करके वापस उन्हीं पर बॉम्ब फेंक देता है। बगी अपने ही 2 मेंबर्स की शील्ड बना के खुद को बचा लेता है। अरे बॉस, ये तो वही स्ट्रॉ हैट वाला लड़का है जिसने मेरा गेम बजाया था। ये कोई आम इंसान नहीं है, इसने भी डेविल फ्रूट खाया है और इसका पूरा शरीर रबर का है। लेकिन तभी वहाँ काबाजी की एंट्री हो जाती है, जो कि बगी का एक और मेंबर है। कैप्टन, इन बच्चों को मुझ पे छोड़ दो। काबाजी लूफी पर हमला करता है, पर जोरो उसके सामने आ जाता है। अगर तलवारबाजी करनी है तो मुझसे कर। जोरो और काबाजी की भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें वो जोरो को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। तुम पायरेट्स का पागलपन मुझसे झेला नहीं जाएगा, तो क्यों न इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। मैं तो चली खजाना लूटने, जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। जोरो के ऊपर काबाजी अपना आखिरी अटैक छोड़ता है कि वो जोरो का पांव पकड़ सके और काबाजी उसे अपनी तलवार से काट सके। पर लूफी बगी का हाथ अपने पांव से दबा देता है। अबे बंदर के पिछवाड़े, टीम अप करके मारते हो? अगर लड़ना है तो मुझसे लड़। और वहाँ नामी खजाना ढूंढ लेती है। अरे वाह, इतना सारा खजाना। ओए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? अबे इस बोतल को भी अभी खत्म होना था क्या? आउच, मेरी छाती में दर्द हो रहा है।
और डंडे से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और गले से चाबी लेके ग्रैंडलैंड का मैप वापस चुरा लेती है। मैं तेरे ये मौत के कुएं के करतब देखकर थक चुका हूँ। मर्दों की तरह सामने से लड़। अब दिखाता हूँ तुझे असली तलवारबाजी क्या होती है। और जोरो ओनिगिरी अटैक से उसे मार देता है, लेकिन खुद भी थक कर जमीन पर गिर जाता है। बाकी सब यहाँ से मैं संभाल लूंगा और मैं ग्रैंडलैंड का मैप लेके किंग ऑफ द पैरेट बनूंगा। अबे तू, अगर तू किंग ऑफ द पैरेट बनेगा तो मैं तो इस दुनिया का भगवान बन जाऊंगा। वैसे भी मुझे तुझे देखकर बहुत देर से गुस्सा आ रहा है। तेरी स्ट्रॉ हेड देखकर मुझे बार बार उस लाल बालों वाले पायलट की याद आ रही है। क्या तुम्हारा मतलब शैंक्स? क्या तुम जानते हो वो अभी कहाँ है? अच्छा, तो क्या मैं केबीसी की हॉट सीट पे बैठा हूँ जो तुझे मैं इसका जवाब दूं? और बगी लूफी पर अटैक करता है अपने कटे हाथ से, जिससे लूफी की स्ट्रॉ हेड साइड से कट जाती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी स्ट्रॉ हेड को नुकसान पहुंचाने की। ये हेड मेरा इकलौता खजाना है। अगर ये तेरा खजाना है तो इसके लिए तो अपनी जान भी दांव पर लगा देगा। बगी अपने कटे हुए हाथों से उस स्ट्रॉ हेड को चीरते हुए अपने पास ले आता है। ये टोपी शैंक्स की है, उसने ही मुझे दी थी। क्या कहा? शैंक्स की? तेरी शैंक्स और मैं, हम दोनों एक ही क्रू के मेंबर्स थे और मैंने उसके जैसा गद्दार कभी नहीं देखा। क्या कहा? गद्दार? वो भी शैंक्स? कभी मत कहना कि तुम और शैंक्स साथी थे, वो तुम्हारे जैसा कभी नहीं हो सकता। और लूफी उसे एक मुक्का मारता और उससे पूछता है, मुझे बता तुम दोनों के बीच क्या हुआ? कहानी उस समय की है जब शैंक्स और बगी एक ही क्रू के मेंबर हुआ करते थे। एक दिन एक पायरेट शिप इन पर हमला कर देती है। उन्हें हराने के बाद बगी को एक मैप मिलता है जिसमें समुद्र के नीचे एक खजाना छुपा है और ये मैप वो सबसे छुपाता फिरता है। एक दिन रात में शैंक्स और बगी बाहर बैठे होते हैं। शैंक्स, अगर तू इतना सीधा आदमी नहीं होता तो मैं तुझे अपने क्रू में रख लेता। तेरे क्रू में? नहीं यार, हम दोनों का दुनिया देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, क्यों ना हम रास्ते भी अलग अलग चुने। अच्छा वो सब छोड़, तू कह रहा था लूट से हमें कुछ कीमती चीज मिली है, क्या है वो? हाँ, हमें एक डेविल फ्रूट मिला है। कहते हैं कि ये फ्रूट समुद्र के मॉन्स्टर का दूसरा रूप है। अगर कोई इसे खा लेता है तो उसे भी मॉन्स्टर जैसी पावर्स मिल जाती हैं और हम उस डेविल फ्रूट को 100 मिलियन बैरीज में बेच सकते हैं। और ये सुनते ही बगी को लालच आ जाता है और वो इसे खाने का ऐलान करता है। मैं बगी इस डेविल फ्रूट को खाने वाला हूँ। बगी, तुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है? अरे ये क्या, ये तो फेक निकला। लगता है डेविल फ्रूट की कहानी झूठी निकली। मुझे यकीन नहीं होता कि इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है। अब मैं इस फ्रूट को 100 मिलियन बैरीज में बेचूंगा और इस खजाने का ढूंढ निकालूंगा। इससे पहले कि मुझे कोई देख ले मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। अरे बगी, क्या हुआ? किसी लड़की ने धोखा दे दिया क्या? लेकिन बगी हड़बड़ी में डेविल फ्रूट खा लेता है और उसका मैप भी उसके हाथों से गिर जाता है। अरे मेरा मैप! बगी मैप के लिए सीधा पानी में कूद जाता है और डेविल फ्रूट की वजह से अब समुद्र में तैर नहीं पाता। बगी! लेकिन काफी देर होने तक बगी ऊपर नहीं आता तो शैंक्स पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। प्रेजेंट टाइम में वापस आए तो लूफी उससे कहता है, अच्छा तो शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई ना? उसकी वजह से मैं जमीन के नीचे का खजाना नहीं लूट पाया तो मैं जमीन के ऊपर का खजाना लूटने लगा और जो भी मेरा खजाना लूटता है मैं उसे नहीं छोड़ता। मेरा खजाना चुरा के कहाँ भाग रही है नामी? और बगी अपर बॉडी से नामी पर हमला करता है और लोअर बॉडी लूफी के पास में ही रहती है। नामी को बचाने के लिए लूफी बगी के मेन पार्ट में जोर से लात मार देता है। मेरे अंडे। और यहाँ टाउन के लोग भी डिसाइड करते हैं कि वो अब बगी से अपना टाउन वापस लेंगे और लूफी नामी से खजाना छोड़कर भागने को कहता है। कभी नहीं, मैं एक चोर हूँ जो पायरेट्स को लूटती हूँ और मैं अपना खजाना किसी को नहीं दूंगी। क्या कहा? तेरा खजाना? तूने ये खजाना मुझसे चुराया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खजाना तेरा हो गया। और बगी अपने पूरे शरीर के टुकड़े करके नामी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसका एक पाँव पकड़ के गुदगुदी लगाने लगता है। अबे रुक जा, ये सब मत कर। और लूफी उसे खींचकर लात मारता है और बगी और उसका सारा खजाना जमीन पर आ गिरता है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है रबर के बच्चे। और बगी अपने सारे पार्ट्स जोड़ने लगता है पर उसके हाथ पांव ही उसे जुड़ पाते हैं क्योंकि नामी बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट्स को रस्सी से बांध देती है और लूफी उसे अपने फाइनल गम गम बजूका अटैक से 7 समुंदर पार फेंक देता है। बाय बाय बगी। अबे इसने तो बगी का बुग्गा बना दिया रे बाबा। अबे सोजा सोजा मरने की एक्टिंग करते हैं। नामी लूफी की फटी हुई हेड देखकर उससे कहती है, तुम चाहो तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ और तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया।
इसके बदले में मैं तुम्हें ग्रीनलैंड का मैप देती हूँ। क्या तुम सच में मुझे ये दे रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मेरे क्रू में ज्वाइन होना है? मैंने कहा ना मुझे पायरेट से नफरत है, लेकिन तुम्हारे साथ रहना फायदेमंद हो सकता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अबे उठ जा जोरो, बहुत सो लिया। देख खुशखबरी लाया हूँ, हमें एक नेविगेटर और ग्रीनलैंड का मैप मिल चुका है। जोरो उठता है और इतने में ही टाउन के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ क्या हुआ था? हमें सच सच बताओ। मेयर मेयर की ये हालत किसने करी? मेयर को क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने मेयर की ये हालत करी? बोलो, जवाब दो। दरअसल इस बुड्ढे को मैंने लुढ़काया था। लूफी अपना मुंह बंद रख, तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती क्या? अरे बाप रे, कहीं ने पता न चल जाए कि हम पायरेट्स हैं। तुम लोग हो कौन? हम पायरेट्स हैं। और फिर लूफी जोरो और नामी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसमें शूशू भी इनकी मदद करता है। शुक्र है शूशू की वजह से बच गए। अरे वाह नामी, ये बोट तुम्हारी है क्या? हाँ, मैंने 3 बेवकूफ पायरेट से इसे चुराया था। सरप्राइज। अरे ये तीनों तुम इन्हें जानती हो? हाँ, इसी लड़की ने हमें बेवकूफ बनाया था। अरे ये कौन है छोटू? अरे उठ भी जा, कल रात ज्यादा पी ली थी क्या? अरे जोरो, मेरे पापा। मेयर को होश आता है और वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पोर्ट पर भागा भागा आ जाता है। शुक्रिया बच्चों। कोई बात नहीं चाचा, अपना ख्याल रखना। लूफी एक खजाने का बैग मेयर के लिए छोड़ जाता है। क्या किया तूने? एक खजाने का बैग उन्हीं के लिए छोड़ाया? उनकी कीमत पूरे 5 मिलियन बेरीज थी। मैं कुछ नहीं जानती, अभी के अभी मेरा खजाना वापस ला, वरना मैं तुझे डुबा के रहूंगी। मजा आ रहा है, मेरा जूस कहाँ है? चलो शुक्र है एक नेविगेटर तो मिली। तो अभी तक कहानी में हमने देखा कि कैसे लूफी और उसके क्रू ने बगी और उसके पायरेट्स को हरा दिया था, और फिर वो सभी ग्रीनलैंड की तरफ निकल जाते हैं। अरे कब तक मैं ये बेस्वाद सेब खाता रहूंगा? हाँ, मुझे स्वादिष्ट मीट चाहिए। और मुझे पीने के लिए दारू। तुम लोग कभी सीरियस क्यों नहीं रहते? जब देखो तो बस खाने पीने की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग कभी ग्रीनलैंड कैप्चर नहीं कर पाओगे। ना हमारे पास शिप है, ना हमारे पास हथियार, और यहाँ तक कि हमारे पास क्रू भी नहीं है। लेकिन वहीं पास के आइलैंड में उसोप नाम का आदमी अपने गांव वालों को झूठ बोलकर परेशान करता रहता है। अरे गांव वालों, मेरी बात सुन लो, हमारे गांव में पायरेट आ गए हैं। पायरेट्स आ रहे हैं, वो हम सबको लूटेंगे, हम सब नहीं बचेंगे। पायरेट्स वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने झूठ बोला, मजा आ गया। लेकिन गांव वाले समझ जाते हैं कि यह हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है और वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। ओए तो रुक, आज तो तेरी खैर नहीं। अगर तू पकड़ में आ गया ना तो तेरी नाक खींच खींच कर और लंबी कर देंगे। लूफी और उसका क्रू इसी आइलैंड पे एंटर करते हैं, लेकिन एक बच्चा उन्हें देख लेता है और वो सीधा कैप्टन उसॉप को बताने चला जाता है। कैप्टन कैप्टन, पायरेट्स आ चुके हैं। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। चल झूठ बोलना बंद कर। कैप्टन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पायरेट सच में आ चुके हैं और उनकी बोट पे बगी द क्लाउन का झंडा भी था। क्या कहा? बगी का? चलो मैं चलता हूँ, आज मेरी घरवाली ने मुझे जल्दी बुलाया है। पर आप तो रंडवे हो। मेरा मतलब है कि आज मेरे बाप की दूसरी शादी है, तो मुझे जाना होगा। ठीक है? वैसे कैप्टन, उनके पास 2 ही छोटी बोट हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही लोग सवार थे। चलो मेरे सैनिकों, जंग के लिए तैयार हो जाओ। और उसॉप अचानक उन पर गुलेल से हमला करने लगता है। आज तुम्हारा सामना जिससे होने वाला है वो है इस दुनिया का सबसे महान पायरेट, और मेरे पास 30 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं। चाहो तो मैं कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी चटनी बना दूं। लेकिन नामी उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या, जो तुम्हें 3 की जगह 30 लाख दिखाई दे रहे हैं? क्या मतलब मैं पकड़ा गया? और उसके पंटर लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अबे कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ के रुको, वापस आओ। ये कौन सा महान पायरेट है जो गुलेल चलाता है? हमारे माथे से बंदर नहीं भागते। मुंह बंद कर लड़की, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो उन पे गुलेल तानने लगता है। बेटा नीचे रख दे इसे, ये कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है। अपनी अगली चाल चलने से पहले ये ध्यान रखना कि हम असली पायरेट्स हैं। अरे आज तो गया काम से। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग है, इससे तो कोई भी पायरेट डर जाए। दरअसल ये डायलॉग मेरा नहीं है, मैंने तो ये रेड हेड शैंक्स से चुराया है। क्या तुम शैंक्स को जानते हो? इसका मतलब तुम एक असली पायरेट हो? हाँ, मैं तो तुम्हारे बापू को भी जानता हूँ, उनका नाम यासोप है ना। और ये सुन के उसॉप उन्हें खाना खिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ लूफी उससे बताता है कि तुम्हारे पापा एक कमाल के शूटर थे और वो हमेशा तुम्हारी ही बातें किया करते थे। नामी उसॉप से पूछती है कि क्या इस गांव में कोई ऐसा है जिसके पास शिप है या कोई शिप चलाना जानता हो। शायद वो सामने जो बड़ा घर है वो हमारी मदद कर पाए। जैसे ही बड़े घर की बात आती है, उसॉप उन्हें अपना जरूरी काम का बहाना देकर वहाँ से भाग जाता है। उस बड़े घर में एक लड़की रहती है जिसका नाम काया है, और वो अपने बॉडीगार्ड से जिद करती है कि वो उसॉप से मिलना चाहती है। लेडी काया वो एक झूठा और एक
मनगढ़ंत कहानी बनाने वाला आदमी है। आपको उससे इस नाजुक हालत में नहीं मिलना चाहिए। ये आपकी दवाइयाँ हैं, उम्मीद है कि आप इन्हें खा लेंगी। और फिर उसॉप काया से मिलने के लिए अपने बनाए हुए सीक्रेट रास्ते से अंदर घुस जाता है। उसॉप, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। कैसी हैं आप? चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? मैं मेहमान की तरह तुम्हें अपने घर में बुलाना चाहती हूँ उसॉप, पर ये बॉडीगार्ड ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो बताओ आज कौन सी एडवेंचर वाली कहानी सुनाओगे? उसॉप काया को अपनी झूठी बहादुरी की कहानियां सुनाता है और दोनों हंसने लगते हैं। वाओ उसॉप, तुम कितने बहादुर हो। और वहाँ उसॉप के पंटर लोग उस दुकान में आ जाते हैं जहाँ वो सभी खाना खा रहे थे। कैप्टन उसॉप यहाँ नहीं है, बताओ तुमने उनके साथ क्या किया? अब तुम्हें तुम्हारा कैप्टन कभी नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग उसे खा गए हैं। कैप्टन उसॉप। ए जोरो, चुप हो जा, बच्चे को डराना बंद कर। बच्चे, उसॉप किसी जरूरी काम से बाहर गया है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? और बच्चे उन्हें सीधा काया के घर ले जाते हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी जगह, लेकिन उसॉप यहाँ क्या कर रहा है? बच्चे उससे बताते हैं इस घर में जो लड़की रहती है काया, उसने 1 साल पहले ही अपने पेरेंट्स को खो दिया, जिसकी वजह से वो हमेशा उदास रहती है। लेकिन कैप्टन उसॉप उसे अपनी झूठी कहानियों से हमेशा खुश रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर जाना बहुत मुश्किल है, हर तरफ बॉडीगार्ड्स हैं। अरे मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और सीधा गम रॉकेट का यूज करता है और अपने हाथों को लंबा खींचने लगता है। वो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी सबको अपने साथ खींच देता है। सीधा उसॉप के पास आ गिरते हैं। अबे लूफी, तू रबर का बने, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी रबर के बने। हो, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, वो सब छोड़ो, हमें तुमसे एक मदद चाहिए, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड वहाँ आ जाता है। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। भूल तो हो गई, जो किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया। हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया रे, हरे 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 पिया, कांटा लगा। तभी इस गांव में एंट्री होती है माइकल जैक्सन की छठी औलाद की। ये जेंगो है और इधर काया का बॉडीगार्ड क्लाहाडोर उसॉप के पापा की बहुत मजाक बनाता है। तू एक गंदे पायरेट की औलाद है जिसने खजाने के लिए अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहाँ तू और कहाँ मिस काया, एक बार तो अपने आप को देख, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन उसॉप ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो क्लाहाडोर को मुक्का मार देता है। वो जैसी एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते थे उन्होंने वैसे ही जी। मुझे गर्व है कि मैं एक महान पायरेट का बेटा हूँ। बस बहुत हुआ, लड़ना बंद करो। ठीक है, आज के बाद यहाँ कभी नहीं दिखूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। काया अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी क्लाहाडोर उनके लिए खाना लेके कमरे में आता है। मिस काया, मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मेरे पुराने मालिक ने मुझे काम से धक्के मार कर निकाला था। वो भी बस इसलिए क्योंकि मैंने शिप पर एक छोटी सी गलती कर दी थी। तब तुम्हारे पापा ने ही मुझे अपनाया था और यहाँ काम पर लगाया था। तो उनके गुजर जाने के बाद आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। अगर ऐसे में मेरे जीते जी आपको कुछ हो गया तो मैं आपके माता पिता से कैसे माफी मांग पाऊंगा। और वो माइकल जैक्सन की छठी औलाद जोरो नामी और बच्चों के पास आ जाता है। हाय हाय, अरे सुनो, यहाँ डांस इंडिया डांस का ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं? बेजुबान कब से, मेरा नाम जैंगो है, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। कुछ करके दिखाओ, हम कैसे मान ले तुम एक हिप्नोटिस्ट हो? मैं तुम्हारा नौकर हूँ, जो कहोगे वो करूँगा। जैसे ही मैं जैंगो बोलूंगा तुम गहरी नींद में चले जाओगे। और जैंगो बोलते ही बच्चों के साथ अपना भी लुढ़क जाता है। अब ये क्या अजीब आदमी है, इस गांव में भी एक से बढ़कर एक कार्टून है। उसॉप नदी किनारे बैठा होता है और लूफी उससे मिलने आ जाता है। लेकिन तभी वो दोनों क्लाहाडोर और जैंगो को एक साथ देख लेते हैं। ये तो वही बॉडीगार्ड है ना? हाँ ये है तो वही, लेकिन ये किसी अजीब आदमी के साथ है। इसे पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। जैंगो, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ छुप के आना, और तुम पूरे रास्ते भर में बेजुबान कब से करते आ रहे हो। वो सब छोड़ो, बताओ प्लान की तैयारी कैसी चल रही है? उस अमीर लड़की का मर्डर का प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। और ये बात लूफी और उसॉप दोनों सुन लेते हैं। क्लाहाडोर और जैंगो एक प्लान बनाते हैं जिसमें जैंगो कहता है हम पहले गांव वालों पर अटैक करेंगे, जिसमें काया भी मारी जाएगी और ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा। क्लाहाडोर गुस्से मुंह से कहता है अरे बेवकूफ, इससे तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो मैंने 3 साल तक उसकी सेवा करी, लोगों का भरोसा जीता, उस सब का क्या? गांव में हमला करने से पहले तू काया को हिप्नोटाइज करेगा और उसकी सारी जायदाद मेरे नाम लिखवाएगा। जैसा आप कहें कैप्टन कूरो। इस नाम से मुझे यहाँ मत बुलाओ। और हमें पता चलता है कि क्लाहाडोर का असली नाम कैप्टन कूरो है। आज से ठीक 3 साल पहले जब नेवी ने कैप्टन कूरो को अपनी गिरफ्त में लिया था, तब इसने चालाकी से अपने जैसे दिखने वाले आदमी को नेवी के हाथों मरवा दिया था, जिससे उन्हें लगा कि कैप्टन कूरो अब नहीं रहा। आपके पास एक इशारे का इंतजार है, हमला करने के लिए क्रू बेचैन है। ये सब बातें उसॉप सुन लेता है और लूफी को बताता है, लेकिन लूफी तो लूफी है, भिड़ गया। ओए, हमने पूरा प्लान सुन लिया है, काया से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्लाहाडोर जैंगो को हमला करने के लिए इशारा करता है। ओए लड़के सुन, जब मैं जैंगो बोलूंगा
तो तू सो जाएगा। अरे वाह, जादूगर भी है। लूफी उसकी तरफ मत देख, वो तुझे वश में कर लेगा। जेंगो बोलते ही लूफी हिप्नोटाइज होकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिर के ये बेचारा तो मर ही गया होगा। तुम कहो तो दूसरे वाले को भी निपटा दो। उसे जाने दो, वैसे भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला। उसॉप डर कर गाँव की तरफ भागता है और गाँव वालों को चेतावनी देता है। पायरेट्स आने वाले हैं, अभी भी समय है, यहाँ से भाग जाओ। अपना मुंह बंद रख उसॉप, तू हर बार की तरह झूठ बोलता है। मेरा यकीन करो, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारकर वहां से भगा देते हैं। वहीं काया क्लाहाडोर के 3 साल पूरे होने की खुशी में उसे एक चश्मा गिफ्ट देने वाली है। बच्चे जोरो और नामी को उस जगह ले जाते हैं जहां उसॉप अक्सर अकेला बैठा करता था। नामी थोड़ा ध्यान से, गिर मत जाना। तभी नामी लूफी को नीचे गिरा हुआ देख लेती है। वो देखो, क्या वो लूफी है? ये देखो, आलसी कहीं का, जहां मन करता है वहां सो जाता है। चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। उसॉप काया के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बताता है। काया, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। क्लाहाडोर तुम्हें मारना चाहता है और वो तुम्हारी सारी दौलत हड़पना चाहता है। वो कल सुबह तुम्हारे पास हमला करेगा। जल्दी यहाँ से चलो। हाँ, मैं मानती हूँ क्लाहाडोर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम उस पर इल्जाम लगा लो। मैं मानता हूँ, मैंने कई बार तुमसे झूठ बोला है, पर इस बार मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन तभी उनका एक बॉडीगार्ड गन लेकर कमरे में आ जाता है, पर उसॉप काया को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाता है। चलो काया, इससे पहले कि वो लोग आ जाएं, जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन काया उसॉप को जोर से थप्पड़ मार देती है। तुम एक घटिया इंसान हो। और एक बॉडीगार्ड उसॉप के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन काया उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। सभी लोग उसॉप के पीछे पड़ जाते हैं। इसने मिस काया को मारने की कोशिश की है, पकड़ो इसे, ये खूनी है। उसॉप को काया के साथ गुजारे हुए अपने पल याद आने लगते हैं, जब वो उसे अपनी झूठी झूठी कहानियां सुनाकर उसे खुश रखता था। उसॉप लूफी और बच्चों से मिलता है। कैप्टन, हमें क्लाहाडोर के प्लान के बारे में सब कुछ पता है। हमें ये हैट वाले भैया ने सब बता दिया। उसॉप थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अरे नहीं, ये सब झूठ था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन बच्चे उसका ये झूठ पकड़ लेते हैं। कैप्टन, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये बच्चे भी उसॉप का साथ छोड़ देते हैं। नामी उसॉप की चोट में पट्टी करती है। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? मुझे बस यही आता है, ये सब मेरे झूठ बोलने का नतीजा है। पर इस बार तुम सच बोल रहे हो। तो क्या वो कल हमला करने वाले हैं? सब लोग सुन लो, उन पायरेट्स के पास जो भी खजाना होगा ना, वो मेरा होगा। मैं उन सबसे अकेला लड़ सकता हूँ। तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? इस दुनिया के सबसे महान पायरेट के सामने, कैप्टन उसॉप। और इस लड़ाई में लूफी और उसका क्रू उसका साथ देने का वादा करते हैं। उसॉप प्लान बनाता है। गांव में जाने का यही एक रास्ता है और रास्ते चट्टानों से भरे हैं। कल सुबह वो पायरेट्स इसी रास्ते से आएंगे और हम उन्हें यही मारकर गांव वालों को बचा लेंगे। अच्छा बताओ, तुम सबकी क्या क्या खूबियां हैं? मैं काटता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं चुराती हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं छुप जाऊंगा फिर। अबे डरपोक उसॉप, ऐसे बनेगा तू महान कैप्टन? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वो तो मैं बस हवाबाजी के लिए करता हूँ। और काया के घर पर मैरी साफ सफाई करते करते बड़बड़ा रहा होता है। वो झूठा उसॉप कुछ भी कहता है कि आप एक पायरेट हो। बताओ, सफेद झूठ। लेकिन तभी क्लाहाडोर उसे अपनी असलियत दिखाता है। जो चश्मा काया ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था, उसे अपने पाँव से तोड़ देता है और मैरी पर जानलेवा हमला भी करता है। अगली सुबह, कैप्टन उठ जाओ, सुबह हो गई है, हमें हमला भी करना है। और फिर जेंगो अपने पायरेट्स के साथ नदी के किनारे पहुंच जाता है। बॉस, वो बोट्स किसकी होंगी? उन्हें छोड़ो, मुझे नहीं लगता उन छोटी बोट्स में कोई खजाना होगा। सीधे हमला करो। उसॉप उस अकेले रास्ते में तेल ही तेल गिरा देता है ताकि पायरेट्स ऊपर ना आ सकें। वैसे उसॉप, ये तेल कौन सा है? जापानी है क्या? वाह उसॉप, मानना पड़ेगा, तुम 2 नंबर के कामों में सबसे आगे हो। लेकिन काफी देर होने के बाद भी वहाँ से कोई नहीं आता और नामी दूर से कुछ आवाजें सुनती है। क्या तुम्हें भी वो आवाजें सुनाई दे रही हैं? अरे हाँ, याद आया, नॉर्थ साइड में भी कैसा ही रास्ता है, कहीं वो सब वहाँ से तो नहीं आ गए? क्या कहा? उसॉप के बच्चे, ये तेरा ही गांव है, तुझे नहीं पता इस गांव में आने के कितने रास्ते हैं? जल्दी बता, उस नॉर्थ वाली जगह में जाने में कितना टाइम लगेगा? नॉर्थ में? हे भगवान, वहाँ मेरा खजाना है। अगर मेरे खजाने का कुछ हुआ तो उसॉप के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर लूफी और उसॉप नॉर्थ की साइड गांव वालों को बचाने चले जाते हैं। तभी नामी गलती से तेल में फिसल जाती है और अपने साथ जोरो को भी खींच लेती है। आई मम्मी, गिर गई रे। और फिर जोरो की पीठ का सहारा लेकर ऊपर आ जाती है और जोरो वहीं फंस जाता है। बाद में मिलते हैं जोरो, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा खजाना है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नामी। उसॉप लूफी से पहले ही उन पायरेट्स के पास पहुंच जाता है और उन्हें गुलेल से मारने लगता है। अब भैया लूफी 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा तो था, लेकिन गया कहाँ? नॉर्थ में भागते भागते ये कौन सा आइलैंड पे आ गया? यहाँ तो कोई पायरेट्स ही नहीं है, ये क्या मजाक है? जेंगो के कुछ मेंबर्स को नामी का खजाना मिल जाता है। बॉस, ये देखो, हमें छोटी बोट से कितना सारा खजाना मिला है। इसमें कम से कम 5 मिलियन बेरीज होंगी।
सुनो पायरेट्स, वो खजाना मेरा है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो रख लो, रख लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। जेंगो उसे हिप्नोटाइज करने ही वाला होता है, तभी नामी वहाँ आकर उसे डंडा मारकर बचा लेती है। ये खजाना मेरा है और इसे जहाँ से लाए हो वहीं वापस रख दो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। मुझे लगता है तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तो जाओ उनसे लड़ो। क्या कहा? मैं लड़ूं? तुम जाओ, तुम लड़ो, मैं तो एक नाजुक कली हूँ। कमर से नीचे देखोगे तो तुम्हें मेरे अंदर भी एक नाजुक कली दिखेगी। और फिर नामी और उसाब रास्ते में कांटे फेंक देते हैं और उधर जोरो अभी भी तेल से जूझ रहा होता है। धत तेरी की, क्या मुसीबत है। नामी, कसम खुदा की अगर तू बच गई ना तो मैं तुझे निपटा दूंगा। और जोरो अपनी तलवार के सहारे ऊपर जमीन में आ जाता है। उसाब लगातार उन्हें गुलेल से मारता रहता है। शाबाश उसाब, क्या बात है, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। मैं थोड़ा थक गई हूँ, थोड़ा आराम करके आती हूँ। पीछे से एक पायरेट उसाब के सिर पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है। सभी पायरेट्स गांव की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी लूफी और जोरो आकर सारे पायरेट्स को मार देते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। खजाने की लालची, तुम मुझे तेल की नदी में छोड़ आई। सॉरी जोरो, गुस्सा मत कर यार। ये ले चुम्मी ले माँ। क्लाहाडोर बाहर बैठा इंतजार कर रहा होता है। प्लान के मुताबिक बहुत देर हो चुकी है, अभी तक तो पूरा गांव तहस नहस हो जाना चाहिए था। इन लोगों को शायद पता नहीं कि अगर मेरे काम में कोई लापरवाही करता है तो उसका क्या हाल होता है। चलो अब समय आ गया है। जेंगो के सारे पायरेट्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर जेंगो उन्हें हिप्नोटाइज करके उनकी शक्तियों को और बढ़ा देता है। उनमें से एक पायरेट एक ही मुक्के से पूरी चट्टान गिरा देता है। भाई ये इंसान है या हैवान? मैं तो कहता हूँ हम चारों यहाँ से भाग जाते हैं। और पायरेट्स उन पर हमला बोल देते हैं। तुम दोनों पीछे हटो, लूफी और मैं इन्हें संभाल लेंगे। लूफी, लूफी! अरे नहीं, ये भी हिप्नोटाइज हो गया, गए काम से। और लूफी गम गम गैटलिंग का यूज करके सारे पायरेट्स को मार देता है। अरे ये पागल हो गया क्या? और लूफी इतना ताकतवर हो जाता है कि वो उनके शिप ही तोड़ने लगता है, लेकिन जेंगो उसे वापस सुला देता है। वहाँ काया को उसाब के डरावने सपने आने लगते हैं। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं एक असली पायरेट का बेटा हूँ। और वो डर से उठ जाती है। कमरे से बाहर आते ही वो मैरी को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। मैरी उठो, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ये सब किसने किया? और मैरी उसे सब कुछ बता देता है। ये सब क्लाहाडोर ने किया है। वो हमेशा से तुम्हारी दौलत चाहता था। वो एक पायरेट है जिसका नाम कुरो है। ये सुनकर काया शॉक हो जाती है और तब उसे ये रियलाइज होता है कि उसाब सच बोल रहा था। मिस काया, अगर क्लाहाडोर को सिर्फ आपकी दौलत चाहिए तो मैं तो कहता हूँ उसे ये सब दे दो। ये सब आपकी जान से बढ़कर नहीं। ठीक है, मैं सब समझ गई। इस बारे में मैं क्लाहाडोर से खुद बात करूंगी। और काया हवेली से बाहर चली जाती है। क्या हम बुरी तरह हार गए? कैप्टन कुरो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी एंट्री होती है शिप के अंदर से दो छुपे हुए भाइयों की। मैं हूँ श्याम, मेरा बाप झंडू बाम, मैं हूँ बुच्ची, लड़कियां देती है मुझे पच्ची। और वो दोनों जोरो पर टूट पड़ते हैं, पर जोरो उनके वार से बाल बाल बच जाता है। ये दोनों बहुत तेज हैं। अगर गलती से इसका पाँव मेरे सर पर पड़ जाता तो मेरे तो सर का कचुम्बर बन जाता। जोरो सिंगल तलवारों से दोनों से लड़ने लगता है, लेकिन नामी ये देखकर समझ जाती है कि जोरो को उसकी बाकी दो तलवारों की भी जरूरत है और वो उन्हें उठाने के लिए जाती है, लेकिन जेंगो उसे कंधे पर मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। क्या दिन आ गए, लड़कियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तभी वहाँ कैप्टन कुरो भी आ जाता है। पूरी रात बीत गई और जो काम बोला था वो पूरा नहीं हुआ। इसका अंजाम तो तुम अच्छे से जानते होगे। अब ये कहाँ से आ गया? कैप्टन कुरो, हमें माफ कर दो, अब तो हम सब मरे। अच्छा, तो डरपोक कुरो आ ही गया। माना कि तो 3 साल पहले बहुत पावरफुल था, लेकिन अब नहीं। हम दोनों भाइयों ने इन 3 सालों में बहुत लोगों को मारा, बहुत पायरेट्स को डुबाया है, और तो यहाँ डरपोकों की तरह सुनसान गाँव में भीगी बिल्ली जैसे छुपा हुआ है। आज हम दोनों भाई तुझे मार डालेंगे। और वो दोनों कुरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन कुरो अपने फुटवर्क से इन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शेर कभी शिकार करना नहीं भूलता। मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ, इन चीजों को खत्म करो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। श्याम और बुच्ची जोरो पर जबरदस्त हमला करते हैं, पर नामी उठकर जोरो को उसकी तलवार दे देती है और जोरो अपनी 3 तलवारों से उन दोनों को मार देता है। लेकिन जेंगो बुच्ची को हिप्नोटाइज करके उसे और पावरफुल बना देता है। ये अभी भी जिंदा कैसे है? नहीं, क्या इसने इसे हिप्नोटाइज करके और पावरफुल बना दिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब यही मारे जाएंगे। और ये लूफी का बच्चा अभी तक सो रहा है, हमारी कोई फिक्र ही नहीं। और नामी जल्दी से लूफी को उठाने के लिए भागती है, लेकिन जेंगो अपना हिप्नोटाइज करने वाला सुदर्शन चक्र नामी की तरफ फेंक देता है। उठ जा लूफी, उठ लूफी। और लूफी कोइंसिडेंटली नामी का पाँव खींचकर उसे बचा लेता है। अरे नामी, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जो तू मुझे ऐसे उठा रही है? मैंने कुछ नहीं किया लूफी। नामी, तुम्हारे कंधे पे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ लूफी, पर इस वक्त जोरो को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है।
जाओ। जो 5 मिनट का टाइम कुरो ने दिया होता है वो अब खत्म हो जाता है। आदर, आभार, अभिनंदन, आभार, समय समाप्ति की घोषणा। अब मैं तुम सबको मारूंगा। लेकिन तभी वहाँ काया आ जाती है। मिस काया, आप यहाँ कैसे? बस बहुत हुआ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। नाटक बंद करो। मैरी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर प्लीज इस गांव को छोड़कर चले जाओ। ओ अच्छा, तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। हाँ? मुझे तुम्हारा सारा पैसा तो चाहिए ही, पर साथ में मुझे शांति भी चाहिए। कैसी शांति क्लाडोर? इस पूरे गांव को जब मैं तबाह कर दूंगा, सबको मौत के घाट उतार दूंगा, तब मिलेगी मुझे शांति। मिस काया बंदूक निकालकर उस पर तान देती है, लेकिन कुरो उसे अपनी बातों से बहलाने फुसलाने लगता है। तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों कितना टाइम साथ में गुजारा करते थे? इन 3 सालों में हमेशा मैंने तुम्हें भगवान की तरह पूजा। और इमोशनल करके उसके हाथ से बंदूक नीचे गिरा देता है। जिसे कैप्टन कुरो के नाम से जाना जाता था, उसे एक लड़की के सामने 3 साल तक जोकर की तरफ बन के रहना पड़ा। और उसॉप मौका देखते ही गिरी हुई बंदूक उठाकर कुरो पर गोली चला देता है, लेकिन कुरो अपने फुटवर्क से उसॉप को ही जकड़ लेता है। एक साला ये है, गंदी पायरेट की औलाद। लेकिन तभी लूफी उसे एक जोर का मुक्का मार देता है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा गम गम पंच? तारीफ के लायक था कि नहीं? अरे बोलो बोलो। कुरो जमीन पर पड़ा होता है, तभी वहाँ उसॉप के पंटर लोग आ जाते हैं, जो कि कुरो को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। ये ले, तू इसी लायक है। तूने हमारे बॉस उसॉप को बहुत परेशान किया। ये ले। लगता है इन बच्चों ने ज्यादा ही बॉर्नविटा पी लिया है, तब इतने जोश में है। अरे ये क्या, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी भागो यहाँ से। कुरो उसॉप को एक जोर की लात मारता है और जेंगो से कहता है, मैं इस डेविल फ्रूट वाले लड़के से निपट लूंगा। तुम प्लान के हिसाब से काया से वसीयत लिखवाओ और फिर उसे मार दो। और जेंगो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जोरो उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे जोरो भाई, जरा अपने ऊपर तो देखो। और बुच्ची जोरो से लड़ने लगता है और मौका देख के जेंगो काया के पास चला जाता है। सुनो उसॉप पायरेट्स, आज असली हिम्मत दिखाने का तुम्हारे पास एक मौका है। आज इन्हें दिखा दो कि क्यों उसॉप पायरेट सबसे बहादुर हैं। मिस काया को यहाँ से लेके जाओ, ये मेरा एक ऑर्डर है। ओके कैप्टन साहब। और वो काया को वहाँ से ले जाते हैं। अबे बुच्ची के बच्चे, कितना भारी है तू। तुझे एक बार हरा चुका हूँ और इस बार सिर्फ हराऊंगा नहीं, तुझे मार दूंगा। उसॉप उठने की कोशिश करता है, पर बहुत घायल होने की वजह से वापस जमीन में गिर जाता है। कुरो और उसके पायरेट्स उस पर हंसने लगते हैं। ये देख के लूफी उन सभी पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक देता है। बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हंस। सुनो लूफी, मैं उसॉप को लेकर जेंगो का पीछा करता हूँ, तुम यहाँ संभाल लेना। अबे ओ, कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? हाँ? तेरे अब्बू की बारात में चल रहा है तो चल। और लूफी कुरो पर हमला कर देता है। अब एक बात बता, जब तू इस गाँव का है ही नहीं तो तुझे उड़ता तीर लेने का क्या शौक है? मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं। अच्छा, इतनी छोटी चीज के लिए मुझे तो लगा तो शायद काया का लवर होगा। लूफी उस पर काफी अटैक करता है, लेकिन कुरो सभी डॉज कर देता है और लूफी को एक जबरदस्त लात मार देता है। ये हुई ना बात, कैप्टन कुरो कुरो कुरो। अपना मुंह बंद रखो सालो, इस नाम से मुझे बुलाना पहले बंद करो। ये प्लान मैंने तभी बनाया था ताकि मुझे इस नाम से छुटकारा मिल सके। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन कुरो की बैक स्टोरी। मैं इस नाम से तंग आ चुका हूँ, अब मेरा पायरेट बने रहना ठीक नहीं। और वो एक प्लान बनाता है, कुरो पास की नेवी शिप पर अकेले जाकर सभी नेवी ऑफिसर्स को मार देता है और जेंगो की मदद से अपने ही क्रू के एक मेंबर को हिप्नोटाइज करके बुलवाता है। मैं कैप्टन कुरो हूँ, मैं ही कैप्टन कुरो हूँ। और एक बचे हुए नेवी ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके ये यकीन दिलाता है कि उसी ने कैप्टन कुरो को पकड़ा है, जिससे सभी लोगों को ये लगेगा कि कैप्टन कुरो अब मर चुका है। प्रेजेंट में वापस आए तो कुरो बताता है, इस प्लान के लिए मैंने पिछले 3 साल से इंतजार किया और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उन्हें मैं अपने नुकीले ब्लेड से काट डालूंगा। कुरो लूफी पर अटैक करता है, पर लूफी एक बड़े पत्थर की शील्ड बना लेता है और उससे ही कैप्टन कुरो पर हमला कर देता है, जिससे उसके एक हाथ के ब्लेड टूट जाते हैं। और यहाँ जेंगो जंगल में काया और बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। बकाओ, लुक्का छुपी खेलना बंद करो, लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना मून वॉक करते करते पूरा जंगल साफ कर दूंगा। बेजुबान कब से। तेरे एक हाथ के ब्लेड से मैंने तोड़ दिए, अब बारी है दूसरे हाथ की। देखो, उसने कैप्टन कुरो के एक हाथ के ब्लेड तोड़ दिए। क्या कैप्टन कुरो के साथ हम भी मरने वाले हैं? ओए अपना मुंह बंद रखो, उसे यहाँ कैप्टन कुरो के नाम से मत बुलाओ। यहाँ इसका नाम कुछ तो है। हाँ, कलादी कलादी। अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग मेरे प्लान के खरीदे हुए पायरेट्स हो। ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम सभी को मार डालूंगा, क्योंकि जो भी मेरी सच्चाई जान लेता है मैं उसे मार देता हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? भले ही तुम्हें हजारों लोग कैप्टन कहते हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त तुमसे बेहतर ही रहेगा। अबे तुम मुझे उस झूठे मक्कार और गंदे पायरेट की औलाद से कंपेयर कर रहा है? चल देखते हैं वो मुझसे कैसे बेहतर है। और लूफी पर हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसे घुमा के एक जोरदार पंच मार देता है। इतनी बेइज्जती, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि एक असली पायरेट
अपने आखिरी सांस तक कैसे लड़ता है। क्या कैप्टन उस अटैक का यूज करने वाले हैं? नहीं, ऐसा मत करो कैप्टन, हम सब मारे जाएंगे। और तभी कूरो अपना आउट ऑफ द बैक अटैक का यूज करके अपने सारे पायरेट्स को धीरे धीरे काटने लगता है। अबे कायर की तरह छिपकर वार करता है, दम है तो सामने आ। कूरो अपने इस अटैक से लूफी को काटने लगता है, लेकिन आखिरकार लूफी उसका हाथ पकड़कर उसे पटक देता है। तूने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं पहले तुझे नहीं तेरे दोस्तों को मारूंगा। और वापस इनविजिबल होकर वहाँ से चला जाता है। जेंगो अभी भी काया और बच्चों को ढूंढ रहा होता है। मुझे पता है तुम लोग यहीं कहीं छिपे हुए हो, अच्छा यही होगा कि बाहर आ जाओ। हम हार मानते हैं, हम काया को तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेकिन बच्चे जाल बिछाकर उसे नीचे गिरा देते हैं। फंस गया मुर्गा जाल में, मारो। अरे मैया, मार दिया रे। तीनों बच्चे उस पर मिलकर हमला करते हैं, लेकिन वो उनमें से एक बच्चे को पकड़ लेता है। क्यों बे, बहुत गर्मी है तेरे अंदर? और सबको एक एक करके फेंक देता है। मैडम जी अभी भी टाइम है, बाहर आ जाओ वरना मैं इन तीनों को मार दूंगा। और काया बाहर आकर खुद को सरेंडर कर देती है। वो कहती है मैं वसीयत लिखने के लिए तैयार हूँ, बस तुम इन बच्चों को छोड़ दो। और वो वसीयत लिखने लगती है। अरे जरा फटाफट लिखो, और हाँ साइन करनी आती है ना, अंगूठा छाप तो नहीं हो? मैंने कर दिखाया, मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जा। तभी जोरो और सब ये सब देख लेते हैं। बच्चे जेंगो के पिछवाड़े में फावड़ा घुसा देते हैं और सब गुलेल से जेंगो को मार देता है। और यहाँ लूफी कूरो के भागने से पहले उसे पकड़ लेता है। अबे ये दोनों क्या कर रहे हैं? फाइनली लूफी अपने टकले से कूरो का सर फोड़ देता है। इस लड़के ने कैप्टन कूरो को हरा दिया, ये आखिर है कौन? मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। और एक असली पायरेट कभी भी अपना नाम नहीं छोड़ता। तुम्हें अगर पता ना हो तो बता दूं, एक पायरेट हमेशा अपना नाम तब छोड़ता है जब वो मरने वाला होता है। और सभी पायरेट्स वहाँ से भाग जाते हैं। और इस पायरेट अटैक के बारे में गांव में किसी को भनक तक नहीं हुई। दोस्तों इस बारे में गांव वाले को कभी पता नहीं चलना चाहिए। और सब अब असली पायरेट बनने का डिसीजन लेता है। वो बच्चों को बुलाकर कहता है कि मैं ये गांव अब छोड़ रहा हूँ और आज के बाद हमारा ग्रुप उस सब पायरेट्स बंद हो रहा है। और सभी लोग रोने लगते हैं। काया की जान बचाने के बदले में काया उन्हें एक बढ़िया शिप देती है। वाह, अरे वाह, क्या जबरदस्त शिप है, क्या ये हम सच में ले सकते हैं? तभी उसब भी वहाँ पहुँच जाता है और काया को गुड बाय करता है। मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो सचमुच की होंगी। हाँ बिल्कुल उसब, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। बातें पूरी हो गई हूँ तो शिप में चढ़ जा। क्या सच में? तो फाइनली मुझे कैप्टन बनने का मौका मिल ही गया। अबे चुप कर जा, इस क्रू का कैप्टन मैं हूँ। और उसॉप भी लूफी के क्रू में जुड़ जाता है। काया उसॉप के जाने से उदास बैठी रहती है और मैरी उसे उसॉप के बारे में बताता है। जब उसॉप छोटा था तब उसके पिता गांव छोड़कर चले गए थे। उसके कुछ ही टाइम बाद उसकी माँ भी गुजर गई थी। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं उसॉप की माँ बीमार है और उसॉप चिल्लाते हुए कहता है पापा के पायरेट्स आ गए हैं। पर उसकी माँ उसे बताती है कि अब तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। और हाँ उसॉप, बड़े होके अपने पापा की तरह एक बहादुर पायरेट बनना। और ये कहते कहते वो गुजर जाती हैं। और अकेलेपन और माँ के गुजर जाने के बाद से उसॉप बस एक ही चीज बड़बड़ाता रहा, पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं।